चलिए शुरू करते हैं एपीएफसी के एग्ज़ाम के लिए। एपीएफसी जो कि ईपीएफओ की एक पोस्ट है। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की एक पोस्ट है। ठीक है, उसके लिए जो पेपर होने जा रहा है, ठीक है, 30 नवंबर को जो होने जा रहा है, तो उसके लिए हम लेबर लॉज पढ़ रहे हैं। लेबर लॉज के लिए अभी 4 कोड्स जो इनेक्ट हुए थे, जिसमें ऑलमोस्ट 29 जो हैं वो एक्ट्स जो हैं वो सब्ज्यूम कर दिए गए थे, मर्ज कर दिए गए थे। ठीक है, तो उनमें से ही एक कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। उसका पहला एक्ट हम पढ़ चुके हैं, वो है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। और आज दूसरा एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ फंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है, ये जो है ये कम्प्लीटली मर्ज हो गया है COSS 2020 यानी कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में मर्ज हो गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बिकॉज एग्जाम हो रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, और इसको रेगुलेट करता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो EPF फंड्स हैं, ठीक है, इसमें 3 तरह के फंड्स होते हैं, वो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी रेगुलेट करता है, लागू करता है अच्छे से, और इसका असेसमेंट करता है EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट हो गया। ठीक है, इसकी ये फर्स्ट वीडियो, इसके बाद इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे कभी दूसरी वीडियो में। ठीक है, और ये आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में अब। ठीक है, पहला एक्ट जो था ECA 1923 वो जस्ट इससे पहले की वीडियो में अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये एक तरह से पार्ट 2 मान सकते हैं आप COSS का। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का पार्ट 2 है ये। ठीक है, इसके टोटल 4 पार्ट आएंगे। ठीक है, हाँ, तो चलो डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 क्या कहता है। ठीक है, या उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं एज पर द COSS 2020। ओके, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ठीक है, ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है इंडिया में। ये सबको पता है कि सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है ये। ठीक है, ये फाइनेंशियल, इसका जो ये डिज़ाइन किया गया है या ये रेगुलेट किया जाता है, उसका रीज़न क्या है, इनेक्ट किया गया उसका रीज़न क्या है, कि ये फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है किनको, एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, इनेक्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म सेविंग। ठीक है, द एक्ट मंडेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड। सिंपल सी बात है कि एक मैंडेटरी, कंपल्सरी या मैंडेटरी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है। कौन करेंगे कंट्रीब्यूशन, एक तो करेगा एम्प्लॉय खुद, ठीक है, और दूसरा करेगा एम्प्लॉयर। ओके, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों मिलके क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें लिखा गया है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जितने टाइम की का आपकी सर्विस रहती है, जितने टाइम की नौकरी रहती है कहीं, उतने टाइम तक ये फंड जो है वो उसमें डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, और रिटायरमेंट के नज़दीक या अनएम्प्लॉयमेंट आने पर, रिटायरमेंट के नज़दीक या अनएम्प्लॉयमेंट आने पर ही क्या होता है, वो फंड का यूज़ होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, कोर फिलोसफी ऑफ द एक्ट इज टू इनकलकेट ए हैबिट ऑफ सेविंग अमंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, इनकलकेट नहीं, ये तो कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, ensuring that they build a substantial corpus over their life, वर्किंग लाइफ। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। एप्लीकेबिलिटी इसकी आती है, एप्लीकेबिलिटी। अगर बात करें एप्लीकेबिलिटी की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द EPF एंड MP एक्ट इज डिटरमाइंड बाय क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, की एस्टेब्लिशमेंट किस टाइप का है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ persons employed, number of persons employed. Every establishment which is a factory engaged in any industry specified in schedule 1 of the act, ये पुराना है। ठीक है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है। अभी शेड्यूल 1 का कोई जिक्र नहीं है COSS में। ठीक है, COSS में शेड्यूल 1 का कोई जिक्र नहीं है। आप साथ साथ सुनते जाइएगा, जितने थोड़े बहुत अमेंडमेंट है इसमें, ज़्यादा अमेंडमेंट है नहीं। अब इसमें लिखा गया है हर टाइप की इसमें एस्टेब्लिशमेंट आती है। ठीक है, बस हाँ, ये सेम है, कॉमन है ये चीज़ कि 20 और मोर पर्सनस, यानी कि
इसमें जो है वो एम्प्लॉय जो होने चाहिए वो या तो 20 होने चाहिए या 20 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी उन पे क्या लागू होगा, ये एक्ट लागू होगा, या उसमें ईपीएफओ का क्या होगा, डिडक्शन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन्स और क्लास ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट विच द सेंटर कोड में भी बाय नोटिफिकेशन, ये पुराने एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। अभी जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 20 से ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड होंगे वो COSS के तहत ईपीएफ के लिए एलिजिबल होंगी, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, अपने को सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि मोर देन 20 एम्प्लॉयज़, मोर देन और इक्वल टू, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 20 एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यूटी ऑफ कवरेज, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये लिखने की ज़रूरत क्या थी। सिंपल सी बात है कि कोई अगर एस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक टाइम पे 20 प्लस वर्कर थे, तो वो ईपीएफ कटने लग गया उनका सबका, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया ईपीएफ का, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का कटता है, ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर उनके लिए कंट्रीब्यूशन जमा करता है। तो ये जो ईपीएफ होता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड जो होता है, प्रोविडेंट फंड जो कटता है वो कैसे कटता है ये तो हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो ये 20 प्लस होते ही कटने लग गया, लेकिन एक टाइम आया जब उनके पास जो है वो स्ट्रेंथ हो गई 20 से क्या होगी, लेस देन 20 हो गई, तो क्या उसमें लागू रहेगा? हाँ, तो अगर एक बार आ गया तो हमेशा लागू ही रहेगा, कंटिन्यूटी ऑफ कवरेज, इस सिद्धांत का नाम है या इस पॉइंट का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ कवरेज। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज दैट वंस एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज दैट वंस एन एस्टेब्लिशमेंट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट, ठीक है, अगर एक बार स्कोप में आ गई, इट कंटिन्यूज टू बी गवर्नड बाय इट इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सब्सिक्वेंटली फॉल्स अंडर 20 से कम भी हो गए तो भी। अब आता है एम्प्लॉई एलिजिबिलिटी। देखो एक तो एलिजिबिलिटी ये थी, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की एलिजिबिलिटी थी कि एस्टेब्लिशमेंट कौन सी आएगी, वो तो आएगी 20 प्लस वर्कर वाली, 20 और उससे ज़्यादा। अब देखिए एम्प्लॉयज़ कौन से आएंगे जिनका पीएफ कटेगा, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है, कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है, किस चीज़ के लिए, वेजेस के लिए, इन एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल हो अदरवाइज हो, ये हम पढ़ चुके हैं, हर जगह सेम कॉमन चीज़ है। और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज एलिजिबल फॉर मेंबरशिप, दिस इंक्लूड्स एम्प्लॉयज हायर डायरेक्टली बाय एम्प्लॉयर और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, सेम वर्डिंग है सभी के सभी एक्ट्स में, ठीक है। अब बोलता है वेज सीलिंग, ये वेज सीलिंग किसके लिए होगी, सिंपल बात है, वेजेस मिलते कितने, एम्प्लॉय के लिए, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, कि वो एम्प्लॉय हो। अब वेज सीलिंग क्या है, अब ये वेज सीलिंग कहता है कि अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट, इसको ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो मिसिंग होगा वो मैं आपको वर्बल बता दूंगा। कहते हैं अंडर द ईपीएफ स्कीम मैंडेटरी मेंबरशिप अप्लाइज टू एम्प्लॉय अर्निंग वेजेस बेसिक प्लस डियरनेस, ठीक है, जो वेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस अप टू 15,000 पर मंथ। कहते हैं कि 15,000 पर मंथ तक जो कमाते हैं वो इसमें कवर्स हैं, ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा डबियस लैंग्वेज लिखी है इसने, ठीक है, 15,000 पर मंथ। एम्प्लॉयज फॉलिंग विद इन दिस वेज ब्रैकेट आर कंपल्सरी एनरोल्ड इन द फंड, 15,000 तक सभी के सभी एम्प्लॉयज क्या हैं, इस एक्ट के तहत आएंगे। हाउएवर इंडिविजुअल्स हुज वेजेस एक्सीड 15,000, अब देखो 15,000 से जैसे ही एक्सीड हो गए, ठीक है, एट द टाइम ज्वाइनिंग ऑफ न्यू एस्टेब्लिशमेंट, कोई अगर 15,000 से ज़्यादा पे कोई ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वॉलंटरली ऑप्ट फॉर द ईपीएफ कवरेज फॉर फुल सैलरी, ठीक है। अब देखो ये फुल सैलरी वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि 15,000 तक तो उसे भी पीएफ देना ही देना है, ठीक है, 15,000 तक तो उसे पीएफ देना ही देना है, वो उसको फुल कवरेज भी करा सकता है। लाइक अगर उसकी सैलरी मान लो 50,000 है, तो वो कह सकता है कि भाई ऐसा करो, मेरा 15,000 का मान लेते हैं पीएफ 12% है, अगर एक बार आपको मैंने बताया नहीं वैसे 12% है, तो 15 बारी 180, ठीक है, कितने रुपए बनते हैं, 1,800 रुपये बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो बंदा क्या करता है, कहता है नहीं मुझे पूरे भी काट लो, तो अगर एम्प्लॉयर एग्री हो जाता है तो ऐसा वो कर सकता है, ठीक है। तो 12×5 = 60, तो वो हो जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें लिखा है वॉलंटरली ऑप्ट फॉर ईपीएफ कवरेज, अगर ईपीएफ कवरेज के लिए ऑन फुल सैलरी, पूरी सैलरी के लिए सबमिटिंग ए जॉइंट डिक्लेरेशन विद देयर एम्प्लॉयर एज पर पैरा, हाँ ये याद रखना, ये पैरा नंबर है, सेक्शन नंबर 26(6) है ऑफ द ईपीएफ स्कीम, irrespective of any subsequent increase in their wages beyond the statutory ceiling, irrespective of any subsequent increase in their
वेजेस बियॉन्ड द स्टैच्यूटरी सीलिंग। उसके बाद चाहे वेजेस बढ़ते रहें, कोई चक्कर नहीं पड़ता, बट उसने डिक्लेरेशन जितने अमाउंट पे दे दी वो उतने करा सकता है जमा। ठीक है, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, अभी बहुत कुछ पेंडिंग है इस एक्ट में। ये ही है मेजर, ये ही है वेज सीलिंग ही है मेजर, इसी से ही पूरा एक्ट खत्म हो जाता है ये। ठीक है, अब आता है, इसको अपने बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, कुछ नहीं है, ये जस्ट एक बॉडी है। अब देखो, अब कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से जाता है, हमने तो बोल दिया अभी 15,000 तक तो सबका कटेगा, 15,000 तक तो सबका पीएफ कटेगा। अगर 15,000 में मान लो 15,000 वेज ना हो के 5,000 और होते तो क्या होता, तो भी भाई कंट्रीब्यूशन तो कटता ही। ठीक है, लेकिन देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट करता कौन कौन है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता कौन कौन है। हाँ, ये देखो, ये डेप्थ एनालिसिस है, यहाँ से पढ़ना था अपने को, गलत चले गए थे अपने। ठीक है, ये पढ़ना है डेप्थ एनालिसिस ऑफ 3 स्कीम्स। जो पीएफ कटता है किसका, दो 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 एंटिटीज का कटता है। एक तो एम्प्लॉय हो गया खुद, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक हो गया एम्प्लॉयर। ठीक है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट भी पैसे कुछ डालती है, वो आपको समझाता हूँ सब कुछ कैसे। कहता है भाई इसके अंदर 3 स्कीमें हैं। ठीक है, 3 स्कीमें हैं, उनमें पैसा लगेगा, किसका, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का और गवर्नमेंट का। 3 स्कीमें हैं, उसमें एम्प्लॉय का पैसा लगेगा, और तीनों स्कीमों के अलग अलग सोशल सिक्योरिटी जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब कहता है कि पहली जो स्कीम है ना वो है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। 3 का नाम लिखा है ईपीएफ, ईपीएस और ईडीआई। पहले पढ़ते हैं ईपीएफ, ये सारा प्रोविडेंट के फंड से, फंड के पैसे से मैनेज होता है। देखो ये क्या चाहता है, दिस इज द प्राइमरी स्कीम फॉर अंडर द एक्ट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ए रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर एम्प्लॉइज थ्रू ए सिस्टम ऑफ कंपलसरी सेविंग। देखो ये क्या करेगा, सेविंग करवाएगा एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयर से भी, और एक कॉर्पस तैयार कर देगा रिटायरमेंट के टाइम। इसमें कंट्रीब्यूशन का क्या सीन है, एम्प्लॉय जो है वो अपना टोटल शेयर कितना देता है इसमें, 12%। ठीक है, 12%, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। अपने पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, जो वेजेस होते हैं उसमें क्या क्या आता है, बेसिक आता है, डीए आता है, और कोई आर अगर हो तो। ठीक है, 12%, मतलब अगर किसी की 15,000 सैलरी है, ठीक है, तो वो 1800 पर मंथ कितना किसको दे रहा होगा, इस ईपीएफ फंड में दे रहा होगा। ये तो आगे बात किसकी, एम्प्लॉय की। अब आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अंकल क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर अंकल कहते हैं हाँ मैं भी दे दूंगा 12%, यानी कि मैं भी क्या दे दूंगा, 1800 दे दूंगा। ठीक है, ये तो था किसका, एम्प्लॉय का। ठीक है, और ये एम्प्लॉयर का, और ये एम्प्लॉयर का। ठीक है, ये भी 1800 देगा, ये भी 1800 देगा, लेकिन आगे ये पैसे यूज कैसे होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर शेयर इसमें लिखा है, द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट 12%, ये भी 12%, ये भी 12%। आउट ऑफ दिस, अभी हमने जाना कि 3 स्कीमें थी, 8.33% इज डाइवर्टेड टू पेंशन स्कीम, यानी कि ईपीएस। ठीक है, 8.33% ऑफ वेजेस। ठीक है, और रेस्ट विल गो टू द ईपीएफ अकाउंट। ठीक है, रेस्ट विल गो टू द ईपीएफ अकाउंट। क्लैरिटी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्लैरिटी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका जो 8.33 जो है, 12% में से 8.33 तो जाएगा किसमें, इसकी पेंशन फंड में, पेंशन स्कीम में चला जाएगा। ये भी काम तो किसकी आएगी, एम्प्लॉय की ही आएगी। ठीक है, और रेस्ट किस में चला जाएगा, 3.67 वो चला जाएगा ईपीएफ अकाउंट में। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, अब कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैंने 12% से ज़्यादा ईपीएफ में कटवाने हैं, तो वो कटवा सकता है। ठीक है, और एम्प्लॉयर इस चीज़ के लिए क्या है, बाध्य नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर को वो कहीं उतना ही काटेंगे, तो उनके लिए 12 ही है मैक्सिमम। ठीक है, चलो तो अब पढ़ लेते हैं कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस किस किस तरह से रहते हैं। ठीक है, ये अपनी पहली स्कीम थी जिसका आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, और अब दूसरी स्कीम आती है ईपीएस। अब ईपीएस में क्या होता है, देखो इसमें सिंपल लिखा है कि इसमें क्या होता है, अभी अपने पढ़ के आए हैं कि 8.33% तो कहाँ से आ गया, एम्प्लॉयर शेयर से आ गया। ठीक है, और बाकी किस में चला गया,
पीएफ में चला गया। ओके, अब 8.33% ऑफ 15,000 कितना होगा, वो होगा, ये 1/12 होता है, ठीक है, 1/12 होता है, तो 15,000 बटा 12 क्या होगा, 1250 पर मंथ। ये मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि इसके लिए कैप है कि 15,000 पे ही ये तक ही बाउंड होते हैं पीएफ पे करने के लिए, तो ये कैप है कि 15,000 से ऊपर की अमाउंट पे ये नहीं लगेगा, यानी कि इसकी कैपिंग होगी 1250 पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट 1.16% ऑफ द एम्प्लॉइज वेजेस टू द पेंशन फंड। 1.16% ये कौन कर देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है उसके अकाउंट में, यानी कि 8.33 प्लस 1.16 टोटल चला गया 9.49, ये चला गया है ईपीएस फंड में पैसा, ठीक है। और अब आता है ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड। ये सिंपल बात है, इसमें आधा परसेंट देता है जो उस 12 के अंदर नहीं है। आधा परसेंट कौन देता है, ये भाई ये आधा परसेंट देता है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा देता है आधा परसेंट, ठीक है, एम्प्लॉय वेजेस का, ठीक है, यानी कि 75 पे, और ये भी कैप्ड है, ये 15,000 से ऊपर पे नहीं दिए जा सकते, यानी कि ये भी कितने आएंगे, 75 ही आएंगे। ओके, तो इनके बेनिफिट्स अपने बाद में जानेंगे, पहले इनका एक बाइफर्केशन का एक सिस्टम समझ लेते हैं, ठीक है, इनके बेनिफिट्स अपने बाद में जानेंगे। ईपीएफ स्कीम क्या कहती है, ईपीएफ, ईपीएस, ठीक है, दो तरह की स्कीम्स है, और एक ईडीएलआई है, ठीक है, एक ईडीएलआई है। एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया 12%, एम्प्लॉई यानी कि मैंने नौकरी करता था, मैंने 12% ही कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, पहली बात, मैंने 12% ही कंट्रीब्यूट करना है, और वो 12 का 12 किस में जाएगा टोटल, वो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड में जाएगा। मेरे पास ऑप्शन होता है ईपीएस में डालने का, बट मैं अगर नहीं डालना चाहता, मान लो कुछ भी, ठीक है, तो मेरा 12 का 12% कहाँ चला जाएगा, ईपीएफ में चला जाएगा। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या कहाँ रहता है, कहते हैं कि 8.33%, यानी इसने भी टोटल कितना रखना था, टोटल तो 12 ही रखना था, 8.33% डाल दिया पेंशन स्कीम में, और रेस्ट किस में डाल दिया, ईपीएफ में, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में डाल दिया। प्रोविडेंट फंड में डाल दिया इसने 3.67, ठीक है, मंथली परसेंट, ओके, और ईपीएस में डाल दिया 8.33, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अभी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल है। ओके, जो पेंशन फंड में पैसा आता है वो 8.33 डालता है एम्प्लॉयर, और 1.16 डालती है कौन, बाय गवर्नमेंट, ठीक है, बाय गवर्नमेंट। लेकिन इसके तो यही पूरे हो गए, एम्प्लॉयर के 3.67 और 8.33 टोटल 12 हो गए, ठीक है, और ये 1.16 गवर्नमेंट डालती है अलग से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती है अलग से, ठीक है। ओके, तो ये दो तरह के कंट्रीब्यूशन थे, जिसमें 12% जो था वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का सीधा सीधा ईपीएफ में चला जाता था, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के दो टुकड़े हो जाते थे, वो 8.33% चला जाता था कहाँ पे, ये चला जाता था पेंशन में, ठीक है, ईपीएस में, और 3.67 या फिर रेस्ट बोल दो, कितना हो गया वो 1900, सॉरी, वो किस में चला जाता है, ईपीएफ स्कीम में चला जाता है। अब देखो मैंने इसमें लिखा था कि ये तो कैप्ड थिंग्स हैं, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो 1/12 हिस्सा अगर लगाओगे 15,000 का तो 1250 आता है, ठीक है, तो 1250 इसकी कैप है, ठीक है, 1250 इसकी कैप है, इससे ज़्यादा अपने मंथली जो है वो एम्प्लॉयर से नहीं ले सकता, किसके लिए, ईपीएस के लिए। ओके, ईडीएलआई में 0.5% एम्प्लॉयर ही डालता है, वो अलग से डालता है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन विड्रॉल ये रहने दीजिए, ठीक है। अब एक टेबल समझ लेते हैं, अभी बहुत अच्छी टेबल है, अगर आप लोगों को समझ में आई तो आपका पीएफ एक्ट मान लीजिए खत्म हो गया, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें ना 3 स्कीमें हैं, ठीक है, एक है नॉर्मल ईपीएस यानी कि नॉर्मल वाली प्रोविडेंट सॉरी पेंशन, एक क्या कहता है हायर पेंशन लेंगे हम, ठीक है, एक कहता है कि जनरल जो रूल है 15 के, मैं बस उसी पर ही पीएफ कटाऊंगा जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल सी थिंग्स होती हैं, सिंपल सी थिंग्स होती हैं, क्या होता है कि अगर मान लो मंथली सैलरी हमने मान ली 50,000, तीनों केस में ही 3 केस हैं, ठीक है, 3 केस हैं, ये 3 केस में ही इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है, 3 केस में ही इसकी डिटेल्स हैं, अगर आप अच्छे से ये समझ लोगे तो आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब देखो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन बनता क्या है, 12% बनता है, 12% बनता है, तो 50,000 का 12% क्या होता है, 6,000, 6,000, ठीक है, क्या होता है
सीधी सीधी बात है, 12% अगर निकालना है तो 12 5 60, 6,000, और ये भी 6,000। लेकिन यहाँ क्या लिखा है भाई, ये 18,000 कैसे हो गया? सिंपल बात है कि ये एम्प्लॉय कहता है तुमने कहा मैंडेटरी कब कहाँ तक का है पीएफ काटना, मैंने बोला 15,000 तक, कहते तो बस मैंडेटरी वाला काट दो, मुझे पैसा कैश चाहिए मेरा। ठीक है, तो इसने बस 15,000 तक का 12% काटा है, वो बनता है 1,800 रुपये। ठीक है, वो बनता है 1,800 रुपये। ठीक है, तो ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, ये सिंपल था एकदम। ये 12 ही होता है। ठीक है, 12%, 12%, और ये 12% जो है वो कम क्यों हुआ? बिकॉज ये 12% 50,000 का नहीं है। ये जो कह रहा है कि जहाँ तक मेरे को धक्का है ना कि मुझे देना ही देना है, जहाँ पे कंपलसरी है, जहाँ तक उसी पर पैसे लो, तो यानी कि 15,000 रुपये पर। ठीक है, तो ये 3 केस बने। एक में इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले और दूसरे में क्या फ़र्क है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये कहता है कि इसमें तो नॉर्मल पेंशन चाहिए इंसान को, इसमें चाहिए हायर पेंशन। किसी को हायर पेंशन चाहिए तो उसका भी एक प्रोविज़न है। ठीक है, नॉर्मल पेंशन, हायर पेंशन, और ये यहाँ पे थर्ड में इसने नॉर्मल पेंशन, हायर पेंशन, और थर्ड में इसने क्या किया, थर्ड ने कर लिया खुद को रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट की बस जितनी ज़रूरी है ना उतना ही पीएफ कटाऊंगा। ठीक है, अब आती है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात। अपने को ही पता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मोटा मोटा कितना होगा, 6,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, 6,000 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 12% होता है, सेम बराबर होना चाहिए ना, 6,000 6,000 6,000 6,000। और यहाँ पे अगर 1,800 है तो यहाँ पे भी 1,800 होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। सिंपल बात है कि वही 12% लेने हैं, लेकिन अपनों ने अपनी जो क्या कहते हैं, जहाँ तक अपनों ने पीएफ कटाना है वो हमने बस मैक्सिमम लिमिट कर ली 15,000। ठीक है, तो 15,000 का 12% क्या होता है, 1,800। उससे ऊपर की अमाउंट में यानी कि 35,000 रुपये में बंदा कुछ भी नहीं कटा रहा, वो 35,000 रुपये सीधे ले रहा है जी। ठीक है, अब इसमें से अब इसमें से पहले केस की बात करें तो हमको पता है कि पहले केस जो है वो नॉर्मल पेंशन वाला केस है, नॉर्मल पेंशन वाला। तो हमें पता है 8.33% जाएगा 15K का। अब आप कहोगे 15K का क्यों गया, 50,000 का क्यों नहीं गया? तो भाई जो एम्प्लॉयर की चीज़ें हैं ना, डिडक्शंस हैं, उसमें कैप्स हैं, उनमें कैप्स हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब उसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस। 8.33% जो है वो 15,000 का जब निकालोगे यानी कि 1/12 हो गया, 1/12 हो गया किसका, 15,000 का, तो वो हो गया 1,250। ठीक है, तो 8.33%। ठीक है, अब देखो, अगर यही हो जाता, यही वो कहता मुझे हायर पेंशन चाहिए, तो सिंपल बात है उसे ईपीएस में पैसे क्या डालने, ज़्यादा ज़्यादा डालने चाहिए ईपीएस स्कीम में। तो वो ज़्यादा क्या करता है, वो कहता है भाई मैं पूरे 50K के 50K पे डालूंगा पहली बात तो पैसे। ठीक है, इसमें एग्रीमेंट चाहिए उसको। ठीक है, मतलब एम्प्लॉई जो है वो ये बात कहता है कि मुझे हायर पेंशन चाहिए। ठीक है, या एम्प्लॉयर कहता है कि मुझे हायर पेंशन ही देनी है, किसी भी तरीके का कुछ भी एग्रीमेंट हो सकता है। मान लो उसे हायर पेंशन लेनी है किसी को, तो उसने ये ऑप्ट किया, तो इसमें 8.33 तो मिलता ही है, प्लस मिलता है 1.16%। ठीक है, और ये देती पता कौन है, ये देती पता कौन है, ये देता पता कौन है, ये देता है एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये बन जाता है 9.49%। ठीक है, 9.49% अगर 50,000 का निकालोगे पूरा पूरा, ये कहता है पूरी अमाउंट पे दूंगा मैं, तो वो निकलता है 4745 रुपये। ठीक है, 4745 रुपये। तो ये 4745 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है मंथली। ठीक है, यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन जो बाउंडिंग वाला होता है वो किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ, हाँ इसमें क्या हुआ, सॉरी, थर्ड वाले केस में तो सिंपल है कि मैं तो 15 के भी हर चीज़ दूंगा, क्योंकि मैंने 15 के से ऊपर वाला तो फ्री माना है। तो 15,000 का जब 1/12 निकालोगे तो आएगा 1,250। तो ये केस और ये केस लगभग सेम हो गए। अब बीच वाले में क्या इशू है, बीच वाले में सिंपल है, वो 8.33 ना करा के 1.16 एक्स्ट्रा करवा देता है। ठीक है, तो अगर, और हाँ अगर बात करो अब इसके ईपीएफ की, तो सिंपल है कि इन दोनों का टोटल जो है वो 6,000 था। ठीक है, जिसमें से 1,250 तो यहाँ आ गया, तो बाकी कहाँ आएगा, बाकी ईपीएफ में आएगा। बाकी ईपीएफ में तो 1,250 यहाँ है, तो 4750 यहाँ आएगा, टोटल वापस क्या हो गया, सेटिस्फाई 6,000। ठीक है, सिंपल इसमें भी अगर 4745 जो है, 4745 जो है वो मेरा डिडक्शन है 9.949%। ठीक है, 9.49%। ठीक है, वो मेरा डिडक्शन है एम्प्लॉयर के बिहाफ पे। ठीक है, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो मेरा डिडक्शन है या कंट्रीब्यूशन है, सॉरी, एम्प्लॉयर ने जो किया है। ठीक है, तो उसका 8.33 प्लस 1.16% ये जो है वो वेजेस का
वेजेस का वो जमा हो जाता है, जो बनता है 4745, और टोटल तो 6000 फिक्स ही था, इसलिए रेस्ट अमाउंट किस में चला जाएगा, ईपीएफ। रेस्ट अमाउंट किस में चला जाएगा, ईपीएफ। ठीक है। अब देखो ईडीएलआई के लिए क्या होता है, ईडीएलआई, ईडीआई के लिए, एलआई के लिए कुछ नहीं होता, वो फिक्स होता है कि वो 15K पे मिलेगा, 15,000 पे मिलेगा, और वो आधा % होगा, यानी कि हमेशा 75 75 75। अब ये देगा कौन भाई, ये भी कौन देगा, ये देगा एम्प्लॉयर, ये देगा एम्प्लॉयर। ठीक है, ये देगा एम्प्लॉयर। ओके। और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैं भी तो कुछ दूंगी, तो पेंशन के लिए ये देती है 1.16%। ठीक है, हर केस में 1.16%, और इस केस में 1.16%। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो सारी अमाउंट सेम क्यों आ रही है, 174 174, क्योंकि ये भी कैप्ड है किस पे, 15,000 रुपये पे। ठीक है, ये भी कैप्ड है, 15,000 रुपये से ऊपर की कैलकुलेशन नहीं करनी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं काटना, कोई पीएफ नहीं काटना। ठीक है, कोई पीएफ नहीं काटना। तो 1.16% जो है वो 1.16% जो है, जो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अभी मैं रिपीट करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो टोटल ईपीएफ जो हो गया वो इस केस में 10,750 हो गया। ठीक है, 10,750 हो गया। ओके। और इस केस में टोटल ईपीएफ जो 7255, और इस केस में 2350 हो गया, कुछ नहीं टोटल किया हुआ सिंपल। तो अब इसे कर लीजिएगा सिंपली। ठीक है, अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या होता है। रिपीट करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। अब देखो याद कराने का तरीका एक ही होता है, रिवीजन। ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो तीन तरह के केस बनाए मैंने, तीन तरह के केस बनाए मैंने। तीनों तरह के केस में मैंने एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों से कंट्रीब्यूशन जो है वो लिया है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों से कंट्रीब्यूशन जो है वो लिया है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन लिया है किसने, पीएफ ने, कंट्रीब्यूशन लिया है पीएफ ने। ठीक है, तो अभी देखेंगे भाई, अभी देखेंगे भाई कि अपने रिवीजन करेंगे कि दोबारा इसमें क्या क्या हुआ। देखो एक इंसान की सैलरी है 50,000, उसके पास तीन ऑप्शन है। एक तो वो नॉर्मल पेंशन ले ले और सारे के सारे अमाउंट पे क्या कटा दे, पीएफ कटवा दे। ठीक है, जो 50,000 है उस पर पूरा कटवा दे। दूसरा केस कहता है कि पीएफ तो कटवा दे, लेकिन मुझे पेंशन क्या चाहिए, हायर चाहिए। ठीक है, और इसमें पेंशन क्या थी, नॉर्मल थी। और थर्ड क्या कहता है कि सैलरी कितनी भी हो, आपने बोला कि 15K तक मैंडेटरी है, मैं तो उससे पैसे, उससे ऊपर के पैसे खुद, मेरा खर्चा वो होता है, अपने आप पे खर्चूंगा। 15,000 तक जो मैंडेटरी है वो मैं देता रहूँगा। ठीक है, ओके। तो एक पर्सन था जिसकी सैलरी होने वाली 50,000। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, मुझे नॉर्मल पेंशन चाहिए, तो उसका जो पीएफ का पैसा होगा, ठीक है, जो पीएफ का पैसा होगा वो तो सीधा सीधा 12%, 12 6,000 वो होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और सेम 6,000 होगा किसके लिए, हायर पेंशन के लिए भी सेम सेम होगा। ठीक है, ठीक है, 12%, 6,000 6,000 ही रहेगा, क्योंकि अपने इनकम क्या मान रखी है, 5,000 5,000, 50,000 50,000। अब देखो इसमें कहता है कि 15K तक मैंडेटरी है ना, तो वो मैंडेटरी वाला कार्ड, बाकी पैसे मैं नहीं दूंगा। तो इन्होंने 50,000 रुपये की, 50,000 रुपये पे तो ये नहीं लेना चाहता, नहीं कटवाना चाहता अपने पीएफ, और तो ये कहता है 15,000 रुपये काट लो, जो कि एसेंशियल है। तो 15,000 का 12% जो निकलता है वो 1,800 निकलता है। ठीक है, और वो 1,800 निकलता है। ठीक है, और इसमें लिखा भी गया है कि 15K सीलिंग है उसके लिए, सीलिंग यानी कि इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। ठीक है, अब आती है बात एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो सिंपल था, 600 600 अगर पूरा पूरा यूज है। ठीक है, और 1,800 किस चीज़ के मिलते हैं, 1,800 मिलते हैं जो इंसान, जो एम्प्लॉयर है, सॉरी एम्प्लॉय जो है वो खुद को मानता है कि मैं तो 15K से ऊपर पे 1 रुपया भी नहीं देने वाला। ठीक है, अब आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात। सिंपल है, 6,000 रहेगा, 6,000 रहेगा, इसमें 15,000 रुपये रहेगा, तो ये सिर्फ 1,800 रहेगा। ठीक है, अब देखो ईपीएस में पैसा जाता है, यानी कि पेंशन में जो पैसा जाता है, पेंशन में पैसा जाता है नॉर्मली 833% होता है 15,000 का। ठीक है, जो कि बैठता है 1,250 रुपये। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 6,000 में से ये माइनस कर दो, 4,750 जो है वो, 4,750 जो है वो ईपीएफ फंड में चली जाती है। किसकी, ईपीएफ फंड में चली जाती है। अब ईपीएफ में, सॉरी, हाँ ठीक है,
और ईडीएलआई में क्या होता है, ईडीएलआई में होता है 0.5% बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर। और 15K की इस पे कैप है, तो 15,000 का जो आधा परसेंट होता है वो 75 होता है, ठीक है, आधा परसेंट जो होता है वो क्या होता है, 75 होता है, तो 75 जो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1.16% देगी हर केस में, 1.16% देगी। अब देखो, अपनों ने यहाँ देखा था कि 9.49%, इसकी बाइफर्केशन क्या थी, 8.33 प्लस 1.16 प्लस 1.16। तो सिंपल है, हायर पेंशन लेने के लिए ये 1.16% एक्स्ट्रा दे रहा है और फुल पेंशन फुल सैलरी पे दे रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी बाध्य हो जाती है कि गवर्नमेंट भी क्या देगी, 1.16% देगी। वो वैसे हर केस में दे रही है, इसमें भी देगी, बस इसमें हायर पेंशन के लिए एम्प्लॉय खुद को भी 1.16% पे ले आएगा, ठीक है। ओके, तो इस टेबल में और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे अपने एक बार, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी अपने इस पीडीएफ को पूरा कर लेते हैं, इस पीडीएफ में क्या क्या है। तो अपने ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। सिंपल बात है, ये एडमिन है किसका, ईपीएफ का, ठीक है, ये ईपीएफ को देखता है, उनकी सर्विसेज भी देखता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड्स एंड द स्कीम अंडर द एक्ट इज वेस्टेड इन ट्राई पार्टाइट बॉडी नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और सीबीटी, ठीक है, एंड ईपीएफ, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5A द एक्ट। अब ये कहता है कॉम्पोजिशन, सीबीटी में होता कौन कौन है, सीबीटी में 5 साल का टेन्योर होता है सबसे पहली बात, ठीक है, टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। क्या होता है, 5 ईयर्स का होता है टेन्योर होता है, ठीक है। सीबीटी इज ए वॉलंटरी बॉडी, ठीक है, 5 साल बाद ये दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट, ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने सुना जैसे कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ऑफिशियल्स के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। एम्प्लॉयर कौन होता है, 10 पर्सन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर ऑफ कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। जो भी पर्सनस थे वहाँ, उनको रिप्रेजेंट करने का जो काम करता है वो करता है 10 पर्सन्स प्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स ऑफ कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और आता है एम्प्लॉयज़, 10 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़ इन द कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट। सिंपल है, 10 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, सिंपल बात है, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है एक एम्प्लॉयर, ठीक है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ द ईपीएफओ, ठीक है। हाँ, ये जो होता है ये सीईओ होता है, कौन होता है, कमिश्नर जो होता है, ठीक है, सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सीपीएफसी जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ होता है, किसके लिए, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनेगा इसके लिए सीईओ होता है। की कमिटीज, द सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इज असिस्टेड इन इट्स फंक्शन बाय स्टैच्यूटरी कमिटीज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इनकी, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है और रीजनल कमेटीज होती हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग द सीबीटी मेंबर्स, इट असिस्ट द बोर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर सुलझाएगी वो होगी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। द सब कमिटी एडवाइजेज द सीबीटी ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड रिकमेंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू members account. Finance and investment committee, regional committee constituted for the state to advise the CBT on the administration of the schemes at local level, ठीक है। ये कुछ नहीं, प्रमोशन की बात कर रहा है। अब बताए पावर एंड फंक्शंस, कहते हैं एडमिनिस्ट्रिंग 3 स्कीम्स को ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई एंड मैनेजिंग द फंड्स वेस्टेड इन इट, ओके। इन्वेस्टिंग द फंड्स इन अकॉर्डेंस विद द इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, अपॉइंटिंग ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द ईपीएफओ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, ये अपने एनालिसिस इसका कर चुके हैं, ठीक है। अब आती है बात कि हमें ईपीएफ का क्या बेनिफिट होता है। ईपीएफ वही है जिसमें 12% जाएगा एम्प्लॉयर का और 3.67%, सॉरी एम्प्लॉय का, और 3.67% जाएगा एम्प्लॉयर का, ओके, एम्प्लॉयर का। इसमें बेनिफिट क्या होते हैं, द accumulated amount is EPF account along with the interest can be withdrawn by the member of upon retirement after attaining 55 years of age और after 2 months of unemployment। अगर कोई बंदा है बेचारा नौकरी कर रहा था, उसका पीएफ कट रहा था, वो 2 मंथ से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रह गया या 2 मंथ से ज़्यादा उसे काम नहीं मिला अगर 2 मंथ से, तो उसको
तो वो क्या कर सकता है, उस मनी को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और आफ्टर 2 मंथ, हाँ 2 मंथ बाद उसे जो है वो विड्रॉ कर सकता है, या फिर उसकी एज क्या हो जानी चाहिए, 55 साल हो जानी चाहिए, उसका सुपर एनुएशन हो जाना चाहिए, रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। एडवांसेज एंड पार्शियल विड्रॉल, भाई एडवांस भी लिया जा सकता है। द स्कीम अलाउज फॉर नॉन रिफंडेबल एडवांसेज फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज हाउसिंग, अगर कोई हाउसिंग से रिलेटेड घर बन रहा है आपका, मेडिकल इमरजेंसी है, या हायर एजुकेशन है, चिल्ड्रन का मैरिज है, जो भी है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, ये एडवांसेस मिल जाते हैं उसके लिए, ठीक है। आपको बस क्लेम जस्टिफाई करना होता है कि मुझे पैसे किसके लिए चाहिए, ठीक है। कोविड-19 पे आया था स्पेशल कि 75% निकाल सकते हो, या फिर 3 मंथ का वेज विच एवर इज लेस, जो भी लेस हो। अब इंटरेस्ट सिंपल है, ये CBT डिसाइड करता है। अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनके जो एम्प्लॉयज़ के पैसे, वो है 8.15%, ठीक है, 8.15%। ये कंपाउंडेड एनुअली होती है, ठीक है। अब आती है ईपीएस की बात, जिसमें जो है वो एम्प्लॉयर 8.33% भी दे सकता है और 9.49% भी दे सकता है, ठीक है, 9.49% भी दे सकता है, ठीक है। अब इसके एलिजिबिलिटी या बेनिफिट्स क्या है, कहता है कि 10 ईयर पेंशनेबल सर्विस हो जानी चाहिए, 10 साल की सर्विस होनी चाहिए जब उसका जो है वो ईपीएस कट रहा हो, ठीक है, या फिर वो 58 ईयर्स का हो जाए, यानी कि वो क्या हो जाए, रिटायर हो जाए। दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन हुई तो ये एलिजिबल है, ठीक है, विड्रॉ कर सकता है। रिड्यूस्ड पेंशन कैन बी अपेल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 50। अब मान लो कोई 50 साल की एज से ही चाहता है तो उसको प्रोपोर्शनेट फैक्टर उतना उतना कम पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो पेंशन अमाउंट कैलकुलेट कैसे होती है, ये होता है पेंशनेबल सैलरी। पेंशनेबल सैलरी क्या होती है, वो एवरेज होती है पिछले 60 मंथ का, ठीक है, इनटू पेंशनेबल सर्विस, जब से उसका क्या कट रहा है, ईपीएस कट रहा है। मान लो किसी का 30 साल से कट रहा है तो यहाँ पे पेंशनेबल सर्विस 30 साल आएगी, और बटे में 70, ठीक है। तो ये इसको जो है वो ओवरऑल कॉर्पस पैसा मिल जाएगा, जो भी बनेगा ये, ठीक है, जो भी पैसा बनेगा ये उसे मिल जाएगा। अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से एग्जांपल में कि कैसे बनता है ये, ठीक है। अब आता है ईडीएलआई, यानी कि ये है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस है, ये एम्प्लॉयर का करता है 0.5%। टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल ईपीएफ मेंबर्स, इट इंश्योर दैट इन द इवेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज डेथ ड्यूरिंग सर्विस, देयर नॉमिनी और लीगल हेयर ए लमसम अमाउंट, ठीक है, उसे लमसम अमाउंट मिलती है। अब देखो सीधा लिखा है कि 0.5% किसका कटता है, एम्प्लॉई वेजेस का कटता है, लेकिन एम्प्लॉयर पे करता है, ठीक है। और 15,000 पे ये कैप्ड है, यानी कि 15,000 का आधा परसेंट अगर निकालोगे 75 पे आता है, ठीक है। उसके बाद था एश्योरेंस बेनिफिट, द बेनिफिट पेबल इज कैलकुलेटेड एज 35 टाइम्स ऑफ द एवरेज मंथली सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ। देखो उसमें लिया था 60 मंथ्स का एवरेज, ठीक है, इसमें लिया था 60 मंथ्स का एवरेज, और इसमें कितने मंथ्स का लिया एवरेज, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज लेना है, ठीक है, लास्ट 12 मंथ का एवरेज लेना है, और जो मंथली सैलरी बनेगी उसके बेसिक प्लस डीए का 35 टाइम्स, ओके। अब आती है बारी किसकी, बोनस की। इस ईडीएलआई में 2.25 लाख बोनस मिलता है, और मिनिमम बेनिफिट, द मिनिमम एश्योरेंस बेनिफिट हैज़ बीन सेट एज 2.25 लाख, इससे कम हो तो इतने दे दो, ठीक है। द क्लेम इज पेबल अंडर, ठीक है। तो ये टेबल लिखी है, अब आप इसे समझ चुके हो, ठीक है। अब आती है बात एडवांसेस और उसकी। देखो भाई, प्रोटेक्शन ऑफ फंड है, ये एश्योर होता है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 क्या कहता है, कहता है कोई भी दिक्कत आ गई, कंपनी दिवालिया होगी, कुछ हो गया, सबसे पहले ईपीएफओ जो होल्डर्स होंगे उनका पैसा वापस दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 11 ये कहता है। विड्रोल एंड एडवांसेस, आगे चले, विड्रोल एंड एडवांसेस, द ईपीएफ 1952 अंडर पैराग्राफ 68 to 69 स्पेसिफाई द वेरियस सर्कमस्टेंसेस अंडर विच मेंबर कैन विड्रॉ फंड्स, these for claiming the include retirement, medical treatment, housing, marriage and education. The procedure for claiming these benefits involved submitting specific फॉर्म नंबर दिए हुए इसमें 10C19 ऐसा, अभी अब देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्म 10C है, विड्रॉल बेनिफिट अंडर ईपीएस, ठीक है।
ठीक है। एक तो होगा फॉर्म 10C, इंपॉर्टेंट बताऊंगा। 10D है अगर ईपीएस में किसी को पेंशन स्टार्ट करवानी है, ठीक है। 2 नंबर, ईपीएफ क्लेम बाय नॉमिनी लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ ऑफ, ठीक है, ये है 20, ठीक है। और 12A क्या है, मंथली स्टेट ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूटर्स, ये तो जाएगी ही जाएगी मंथली, ठीक है। ओके, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर। आपको ज़्यादा याद करने तो आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ केस दे रखे हैं, इसको अपने बाद में स्टडी करेंगे, अभी कर लेते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं कि की चेंजेस क्या आई जब ईपीएफ एमपी एक्ट आया। कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये कहता था शेड्यूल में होंगी, क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट जिन पे लागू होगा, ये कहता कुछ नहीं है। जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं वो क्या है, ईपीएफ एक्ट उस पर लागू हो जाएगा। कहता है कि हम सब किसी का आधार बेस्ड रिकॉर्ड रख लो, ऑनलाइन रिकॉर्ड रख लो, ठीक है। और क्या कहते हैं, एनहेंसेस पोर्टेबिलिटी एंड डिजिटल सक्सेस, कुछ नहीं है, डेटाबेस बनाया जाएगा एक ऑनलाइन, सिंपल है ये। गिग वर्कर्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उनके लिए बनाए जाते हैं। देखो, कोड अलाउज सीम्स स्कीम्स टू बी एक्सटेंडेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अदर कैटेगरीज। कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो भी चलेगा और अदर कैटेगरीज हो वो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो भाई, जेल को कर दिया गया 10,000 से लेकर 1 लाख तक अगर उसने नॉन डिपॉजिट किया, ठीक है। और 1 से 3 साल की सजा भी हो सकती है। अब होता है रिपीट ऑफेंसेस, इसमें अगर ऑफेंसेस अपने रिपीट हो रहे तो 2 से 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा और 2 से 5 साल की सजा होगी और फाइन कितना लगेगा, 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए। अब देखो इंक्वायरी का टाइमलाइन क्या है, 5 साल, ठीक है। इज इंडिकेट एन इंक्वायरी और 2 years टू कंक्लूड इट। 5 साल में इनिशिएट होगी और 2 साल में वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अपील प्रोसेस अपडेटेड, टाइम लिमिट एक्सटेंडेड टू 1 year, अर्लियर 6 months थी, अपील फी इंक्रीज्ड टू 5,000, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट रिमेन 75% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट, ठीक है। तो देखो ये हो गया है अपना ईपीएफ एक्ट ख़त्म, ठीक है। ईपीएफ एक्ट ख़त्म हो गया अपना, ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा है, वो आप ढंग से वो एग्जांपल जो है वो देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या सीन होता है इसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल है। अगर एम्प्लॉई है और एक है एम्प्लॉयर का, ठीक है, तो सिंपल है। ईपीएफ जो कटेगा, ईपीएफ प्लस ईपीएस प्लस ईडीएलआई, ठीक है, ईपीएफ ई, ठीक है, और ईडीएलआई, ठीक है। तो ये 3 जो हैं वो फैक्टर होते हैं। एम्प्लॉई सिर्फ और सिर्फ अपना 12% देता है, किस में देता है, ईपीएफ में देता है, ठीक है, ईपीएफ में देता है। इसमें ये क्या कह सकता है, कह सकता है कि मेरे को 15,000 तक ही काटो, क्या 12%, ठीक है। 12% जो काटना है वो या तो 15,000 तक ही काटो, ठीक है, या उससे ऊपर भी काट लो, ये एम्प्लॉय की मर्जी है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के लिए एम्प्लॉयर बाध्य नहीं है अगर वो ज़्यादा पैसे जमा करवाए तो। 12% होते हैं दोनों, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। ईपीएफ जो है वो 15,000 तक भी कटा सकता है और उस पर 12% मिलेगा, यानी कि 1,800 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 1,800 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयर के साथ क्या खेल है, एम्प्लॉयर के साथ खेल अलग है भाई। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर कोई बंदा आया तो वो कहेगा कि मेरा भी 15,000 रुपये ही काटना जो काटना हो, तो उसे 8.33% निकालना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर को। तो ये हो जाएगा 1/12 यानी कि 1,250 रुपये। ये उसे मंथली जो है वो किस फंड में जाएंगे,
ये जाएंगे ईपीएस में, ठीक है, ये जाएंगे ईपीएस में, ओके, ये जाएंगे ईपीएस में। और रेस्ट अमाउंट यानी कि बाकी 4750 कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे ईपीएफ में, ओके, ये जाएंगे ईपीएफ में, ओके। एक तो ये केस हो गया, ये नॉर्मल केस है, ओके। अब अगर बात करो सेकंड केस की, सेकंड केस की, अब सेकंड केस में क्या होता है भाई, वो देख लेते हैं अच्छे से, इसको मिटा देते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है कि नहीं, मेरा पूरे अमाउंट पे पीएफ काट लो भाई, मेरी जो पूरी अमाउंट है ना उस पे तुम पीएफ काट लो, ठीक है, उस पे तुम पीएफ काट लो। तो उसमें क्या होता है, मान लो 50,000 सैलरी है किसी की, मान लेते हैं किसी की सैलरी क्या है, 50,000 है। अब 50,000 अगर किसी की सैलरी है, ठीक है, वो कहता है कि मैं पूरे पे 12% देने को तैयार हूँ, यानी कि वो 6,000 देगा, ठीक है। और मान लेते हैं एम्प्लॉयर भी एग्री हो गया, उसने भी कहा मैं भी 6,000 दे दूंगा, 12% दे दूंगा, ठीक है। अब देखो 50,000 सैलरी थी, 6,000 ही देता कौन, एम्प्लॉय देता है, और 6,000 ही देता है एम्प्लॉयर देता है, ठीक है। 12 5 60, 6,000 हुआ ना, ठीक है। तो एम्प्लॉय का तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, वापस से ईपीएफ में चला जाएगा। इसने उस 15K वाली सीलिंग को नहीं माना है, कहता मैं नहीं मानूंगा। अब इस केस में ना, इस केस में अगर मान लो वो कहता है, ठीक है, वो कुछ नहीं कहता, उसे हायर पेंशन नहीं, उसे नॉर्मल पेंशन अगर चाहिए, नॉर्मल पेंशन अगर चाहिए, तो इसमें से एम्प्लॉयर का क्या होगा, वो 8.33% अलग हो जाएगा, ठीक है, और 3.67% कहाँ चला जाएगा, ये ईपीएफ में चला जाएगा, और ये 3.67% जो है वो ईपीएफ में चला जाएगा, ठीक है, और ये किस में चला जाएगा, ईपीएस में चला जाएगा, पेंशन स्कीम में चला जाएगा, ठीक है। तब ओके, तो ये होगी नॉर्मल पेंशन की स्कीम हो गई, ये हो गई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के डिडक्शन, ठीक है। अब मान लो कोई कहता है मुझे तो हायर पेंशन चाहिए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में मान लो किसी की सैलरी जो थी वो 50,000 थी, 50,000 थी, एम्प्लॉय का तो सिस्टम है कि 6,000 लेके वो साइड हो जाएगा। हम एम्प्लॉयर की बात करें, अगर बात करें एम्प्लॉयर की, तो उसके साथ क्या होगा देखते हैं। तो एम्प्लॉयर के साथ क्या होगा, 6,000 तो टोटल लेना है उसने, ठीक है, अपन ने ये सोचा है 6,000 तो क्या लेना है, टोटल लेना है, ओके। तो अगर किसी ने ईपी, इसने बोला कि मेरे को हायर पेंशन चाहिए, पेंशन हायर चाहिए, तो सिंपल है, ईपीएस में पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब ईपीएस में पैसा कौन डालेगा, ईपीएस में एम्प्लॉयर जब पैसा डालेगा तो वो कहेगा 8.33 डालना, साथ में क्या डालना है 1.16 वो डालना है, टोटल हो जाना चाहिए 9.49%, ठीक है, 9.49%। तो ये 6,000 का 9.49% डालेंगे, ठीक है, ये 4725 रुपये होता है, ठीक है, 4725 रुपये होता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें हायर पेंशन के केस में। अब इसमें क्या होता है, ईपीएस में जैसे ही 1.16 एक्स्ट्रा डाला, गवर्नमेंट भी 1.16 लेके आ जाती है, कहती है कि ये लो मेरा भी डाल दो। लेकिन ये 1.16 जो है ना, ये 1.16 जो है वो पूरी सैलरी पे नहीं होगा, ये 15,000 पे क्या है, कैप्ड है, ठीक है। तो ये 174 रुपये बनते हैं, ये फिक्स रहता है, ठीक है। तो 174 रुपये बनते हैं, ये फिक्स रहता है, ओके। तो आप समझ गए होंगे, 3 केस हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इस एक्ट को ख़त्म करते हैं, अपने फिनिश करते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो अपने कर लेंगे बाद में, ठीक है। मैं आपको एक बार और ये टेबल रिपीट कर देता हूँ, इस टेबल के थ्रू आपको समझवा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। 10 मिनट नहीं लगेंगे, 5-7 मिनट लगेंगे, बट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है टेबल, ओके। तो भाई टेबल क्या कहती है, टेबल कहती है कि 3 तरह से सैलरी के में से कॉन्ट्रीब्यूशंस कटवाए जा सकते हैं, एम्प्लॉय जो है वो 3 तरीके से इस काम को करवा सकता है, ठीक है। अब 3 तरीकों में कंसेंट चाहिए किसकी, हर कंसेंट में किसी की चाहिए, एम्प्लॉयर की चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, एम्प्लॉय का भी 12% कटेगा, एम्प्लॉय का, ठीक है। और ये है यहाँ से यहाँ तक है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, ये तो सैलरी है, ये एम्प्लॉय का है, और ये नीचे जो है वो एम्प्लॉयर का है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब देखते हैं होता क्या है, ईपीएस, ईपीएस यानी कि पेंशन में नॉर्मल पेंशन लेनी है हमको, नॉर्मल पेंशन, मंथली सैलरी आई 50,000, बंदा कहता है मैं पूरे का पूरे पे दूंगा क्या, 6,000 दूंगा, 12%, ठीक है। और मैंने एम्प्लॉयर के साथ भी पैरा 26(6) के तहत कर लिए हैं साइन, पैरा 26(6) के तहत क्या कर लिए हैं, सिग्नेचर कर लिए हैं। और मैं जो दूंगा वो पूरे के पूरी अमाउंट पे 50 के 50,000 पे पीएफ कटवाऊंगा। और इसको सामने वाला जो एम्प्लॉयर था उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं भी 6,000 दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हुआ 6,000,
और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन क्या हुआ 6,000, ठीक है, पहले केस की अपने बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें से ईपीएस में कितना जाएगा, ईपीएस में जाएगा 8.33 ऑफ 15 के, ठीक है, ऑफ 15 के। 8.33 किस पे जाता है, कैप्ड है 15 के पे, पूरे के पूरे पैसे पे नहीं जाएगा, नॉर्मल पेंशन है तो 15 के, 15,000 का 8.33 यानी कि 1/12 करोगे तो आता है 1250 रुपये, ठीक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ईपीएस में जो मंथली पैसा जाता है वो मैक्सिमम कितना जाता है 1250 जाता है, क्योंकि वो 15 के पे कैप्ड है, ओके। और ईपीएफ में जो पैसा जाता है वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जाता है। अगर यहाँ पे 8.33% गया तो यहाँ पे 3.67% जाएगा, या सिंपल है कि 15,000 में से क्या कर दो, 15,000 नहीं सॉरी 6,000 जो टोटल कंट्रीब्यूशन था 12%, उसमें से 1250 माइनस कर दो, 4750 रुपये ईपीएफ में चले जाते हैं। ये था नॉर्मल केस, ठीक है। और इस केस में भी गवर्नमेंट क्या करती है, 1.16% जो है वो 1.16% जो है वो कहाँ डाल देती है, पेंशन फंड में पैसे डाल देती है 1.16%। ये भी 15,000 पे कैप्ड है, यानी कि ये 174 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। और ईडीएलआई में हर केस में 0.5% डालेगी, 15,000 का कौन डालेगा, वो एम्प्लॉयर डालेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर डालेगा आधा परसेंट, आधा परसेंट, आधा परसेंट, और पिछले तीनों के तीनों चाहे कोई भी केस हो ये फिक्स रहता है, ईडीएलआई 0.5% बाय एम्प्लॉयर, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देख लो फिक्स रहता है 174 पे, यानी कि 1.16% ऑफ 15,000, ठीक है। ये हर केस में ये भी सेम रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहता है हर केस में, और ईडीएलआई सेम रहता है 0.5%, ठीक है। तो ये तो हिलाना ही नहीं है। अब आती है बात कि किसी को हायर पेंशन चाहिए थी, जिसको हायर पेंशन चाहिए ना वो कहेगा कि मैं ज़्यादा पैसा डालूंगा कहाँ पे, मैं ज़्यादा पैसा डालूंगा कहाँ पे, मैं ज़्यादा पैसा डालूंगा किसमें, पेंशन फंड में। अब वो क्या करता है, 8.33 तो सारे डालते थे, अब वो डालेगा 1.16 एक्स्ट्रा डालेगा, क्योंकि 1.16 ही कौन डालता है, गवर्नमेंट भी डालती है, देखो 1.16% है ये, ठीक है, गवर्नमेंट भी डालती है, ठीक है। अब देखो 8.33 प्लस 1.16% जो हुआ 50,000 का, वो आ गया 4745 रुपये, 4745 रुपये, और बाकी जो बचा वो किस में चला जाएगा, पीएफ में। अब देखो इसमें ईपीएस जो है वो हाई है, यानी कि इस बंदे को पेंशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, पेंशन ज़्यादा चाहिए, ओके। और पहले ये दो ही केस डिस्कस करेंगे अपने, पहला और दूसरा। पहले में तो पेंशन जो है वो चाहे कम हो लेकिन ईपीएफ में पैसा ज़्यादा जमा होना चाहिए था, ये दिख रहा है आपको 4750। इस केस में जो पेंशन फंड है उसमें पैसा 4745 रुपये जा रहा है, बाकी जो है वो 1255 रुपये ईपीएफ में जा रहे हैं, इसमें ईपीएफ कम है, ओके, ईपीएफ कम है, ओके। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब हमने अगर टोटल ईपीएफ देखोगे तो इस केस में बना 10,750, मिल रहा 7255, लेकिन अगर टोटल ईपीएस की बात करोगे तो यहाँ बनी 1424 और यहाँ बनी 4919, ठीक है। अब देखो मंथली पेंशन, अब मंथली पेंशन कैसे निकलती है भाई इसकी, किसी की मंथली पेंशन निकालने का एक ही तरीका होता है कि उसमें क्या करो, उसकी जितनी सर्विस रही है, मान लो 30 साल की सर्विस रही है, उसे मल्टीप्लाई कर दो उसके पेंशनेबल वेजेस। पेंशनेबल वेजेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है, ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या है, मैं खुद भी देख लूँगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमने देखा है कि इसमें जो ईपीएस है, ठीक है, ईपीएस है, इसमें फॉर्मूला क्या रहता है पेंशन का, इसमें पेंशन का फॉर्मूला रहता है कि पेंशनेबल सैलरी, यानी कि जितनी सैलरी थी वो 60 साल का पिछले का एवरेज इंटू जितने साल उसने नौकरी करी, ठीक है, अपॉन में 70, जितने साल उसने नौकरी करी अपॉन में 70, ठीक है, अपॉन में 70। तो ये पेंशन बनाने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। और पेंशन बनाने का फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, मान लो 30 साल उसने नौकरी करी, 30 साल उसने कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। और अब पेंशनेबल सैलरी यानी कि वेजेस वो यहाँ आएंगे, अपॉन में आएगा 70, ठीक है, अपॉन में आएगा 70। अब और इतनी पेंशन बन जाएगी। अब पेंशनेबल सैलरी कौन सी होती है, पिछले 60 मंथ की सैलरी का क्या होता है, एवरेज होता है, पिछले 60 मंथ की सैलरी का क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पेंशन निकल के आया है वो 6469 रुपये है, क्योंकि इसमें जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इस केस की, अगर इस केस की बात करें तो इसका जो है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो था वो 1255 था, लेकिन ईपीएस क्या था, 4745 रुपये था, ठीक है, 4745
और 45 रुपये था, ठीक है। तो इस केस में जो पेंशन बनती है वो बनती है 21,429। ये हायर पेंशन का केस था, हायर पेंशन का केस था। हायर और नॉर्मल में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये पूरे पैसे पे लगाता है और ये सिर्फ डेस्ट, ठीक है। और ये तीसरा है जिसमें ये मान लेता है कि मैं तो 15,000 रुपये भी सब दूंगा, आप इस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर ईपीएफ, देखो इस केस में क्या होगा, जिस केस में नॉर्मल पेंशन चाहिए, नॉर्मल ईपीएस रखना है, तो जो ईपीएफ जो लंप सम होगा वो बड़ा हो जाएगा, पेंशन कम रहेगी। दूसरे केस में पेंशन तो है वो बढ़ा ली, लेकिन लंप सम अमाउंट कम हो गया, ठीक है। तीसरे में दोनों चीज़ें ही स्मॉल रहेंगी क्योंकि उसने बोला 15 के तक मैंडेटरी है, मेरे मेरे से बस उसी तक का ही लेते रहो जो लेना है, ठीक है। तो ये अपना ईपीएफ एक्ट हो गया है भाई, ईपीएफ एक्ट हो गया है ऑलमोस्ट, ओके। ईपीएफ एक्ट हो गया है, बस एक बॉडी बची है इसमें, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और देखो इसमें 10% होते हैं कहाँ से, एम्प्लॉयर के, 10% ही होते हैं एम्प्लॉय के, ठीक है। जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है वो होता है सीपीएफसी, ओके, सीपीएफसी। और ये तीनों को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो आप इस ये सब लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगला जो एक्ट करेंगे वो अपने करेंगे ईएसआई, ठीक है, ईएसआई। तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं।